बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। कुछ ही देर पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे पहले जनाब इमरान खान साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बड़ी तवील, जिसमें वो सानिया वज़ीराबाद जो हमला उन पर हुआ उस हवाले से JIT और उसको लेकर के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इजहार कर रहे थे। और इससे पहले आज राना सनाउल्लाह भी इस मौजू पर मुखातिब हो चुके हैं। वो ये कहते हैं कि खान साहब को फायर नहीं लगा था, 1.5 माह से ये ट्रॉमा कर रहे हैं उनके बकौल। और ये भी कहते हैं कि एक ही शख्स नवीद जो मुलज़िम है, जो गिरफ़्तार है, जो इस मामले में मुलव्वस है, दूसरा या तीसरा नहीं है। खान साहब अलबत्ता ये कहते हैं कि नहीं, एक से ज़ायद मुलज़मान थे। और इसके अलावा ये कहते हैं कि RPO और DPO गुजरात जो हैं उनके किरदार के ऊपर वो सख्त सवाल उठा रहे हैं। और ये कहते हैं कि DPO और RPO किस सरकार के ताबे हैं, इनके हुकाम बाला और वज़रा कौन हैं और क्यों ये ताउन नहीं कर रहे JIT रिपोर्ट से। बिलखुसूस जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में शामिल सब सवाल उठाए वो नाज़रीन तक मैं रख दूँ। वो ये कहते हैं मुलज़िम नवीद का एतराफ़ी वीडियो बयान किसके कहने पर और किसने बनाया और क्यों चंद मखसूस लोगों को रिलीज़ किया गया, वो कौन सा इदारा था जिसके कहने पर ये वीडियो मुलज़िम नवीद की बनाई गई, और किस ताकत ने जो मेरी FIR है वो दर्ज ना होने दी, और JIT की मालूमात जो हैं वो पब्लिश होने से पहले, अदालत में जाने से पहले कैसे मीडिया पर नशर की गई। और ये कहते हैं कि जो लोग मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं वो क्यों इस साजिश का हिस्सा हैं। बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे थे कि मुझे इल्म है प्लान का, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करा रखी है उन 4 लोगों के बारे में जो इस प्लान का हिस्सा थे। कुछ हुआ तो उस वीडियो को मंजर आम पर ले आया जाएगा। और ऐसे आदमी को कत्ल करवाने की साजिश में अगर आप मुलव्वस हैं तो आपको मुल्क की फ़िक्र क्यों नहीं है। आखिर में उन्होंने जनाब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से अपील किया कि आपकी बैक के बगैर, आपके बगैर ये तफ्तीश नहीं हो सकती। वो ये कहते हैं जो DPO हैं गुजरात के, जो सीट जो JIT बनी जिसको गुलाम मोहम्मद डोगर साहब हेड कर रहे हैं, उनका जब मोबाइल फ्रांजे करने के लिए उनसे लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने भी ताउन नहीं किया। CTD के एक ज़िम्मेदार को जब बुलाया गया, दूसरा जो बयान मुलज़िम का उसी रात 12 बजे आया, उस पर तफ्तीश करने के लिए उन्होंने भी ताउन नहीं किया। और उन्होंने क्लेम किया कि ये रिपोर्ट इसके ऊपर जो आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ ये अदालत में जा चुकी, इसलिए हम इस पर बात कर रहे हैं। तो बड़े संजीदा, बुनियादी और अहम सवालात उन्होंने उठा दिए हैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। गो के राना सनाउल्लाह साहब भी कुछ कह रहे थे, वो सुना दूँ पहले आपको। देखिए राना साहब क्या कह रहे थे। और फिर परवेज़ लाई साहब भी मुखातिब हुए, वज़ीर आला पंजाब, वो क्या कह रहे थे। इससे पहले कल फवाद चौधरी साहब इस मामले पर क्या कह रहे थे वो भी देख लीजिए। ये शाम साहब मुलज़िम है नवीद, इसके वकील मियां दाऊद, वो भी कुछ अहम नुक्ता उठा रहे थे। देख लीजिए नाज़रीन, ताकि सीक्वेंस अब क्लियर हो जाए कि अभी तक इस सिचुएशन पर ये फ़रीक़ैन कहते क्या हैं। ये है इस मामले की अब तक की सूरत हाल के फ़रीक़ैन क्या कहते हैं। खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम थी, जो सवाल उन्होंने उठाए वो इंतहाई अहम थे, और उन सवालात का जवाब लिए बगैर या ढूंढे बगैर मामला आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए हमने ज़हमत दी है। जनाब फवाद चौधरी साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, टेलीफोन लाइन पर शामी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक बुनियादी बात समझे, वो क्या फवाद साहब खुशामदीद कहते हैं। ये तो बयानात है ना, एक क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, तीसरा क्या कह रहा है। क्या वक़ुआ हुआ है? इमरान खान साहब के जुलूस पर हमला हुआ? बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ, उनको सामने की बात है। उनको टारगेट किया गया, बिल्कुल जख्मी हुए, वो जख्मी हुए, बिल्कुल हुए। वो उस वक्त से आज तक जो है, अब मामूलात ज़िंदगी उनके बहाल नहीं हुए ना। नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाए। तो जब ये यानी एक वाकया हुआ है तो उसकी तहकीक तो उसकी होनी चाहिए ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्यों नहीं अब आप उस पे जो सियासत है उनके मुखालिफ करें या वो खुद करें, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। एक इमरान खान साहब साबिक वजीर आजम है, बहुत बड़ी सियासी जमात के सरबराह है, दिन दहाड़े एक वारदात हुई है, एक शख्स पकड़ा गया है, उसके बाद उसका जो उसका वीडियो बयान जो है वो जारी हुआ है, किसने रिकॉर्ड किया है, यही तो सवाल उठा रहे हैं। कैसे जारी हुआ है, देखे ना। और फिर आप, और वो क्या वो सच बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, ये सारी इन बातों को हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। फवाद साहब, ये सब सवालात हैं जो उन्होंने उठाए हैं। इस हद तक तो मैं उनके साथ हूं कि उन सवालात का जवाब मिलना चाहिए। फवाद साहब, ये जो सवाल है जो खान साहब भी उठा रहे हैं और शामी साहब भी उठा रहे हैं, इतराफ़ी वीडियो कब बनी, किसके कहने पर बनी, वो CCTV फुटेज भी आप लोगों ने जारी कर दी, उसमें मुलज़िम क्या कह रहा है, फिर उसका पॉलीग्राफिक टेक्स्ट, उसकी रिपोर्ट भी आ गई। इस रिपोर्ट में किसके कहने पर बनी, किस ताकत की वजह से उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो सकी, इसका जवाब कहाँ से ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे, बताएं ना आप। मेरे ख्याल में शामी साहब ने सारी बातें तो कर दी हैं, और
جو بات ہے وہ بالکل صحیح ہے. باقی کچھ سوالوں کے جواب تو دیکھیں آپ اپنے ذرا ڈائریکٹر نیوز سے پوچھ لیں رات کو کس نے کہا تھا کہ یہ جو پریس کانفرنس ہے اس کو دبانا ہے, اور آج جو میاں داؤد کی جو ایک ان نون لائر ہے اس کی پریس کانفرنس لازمن دکھانی ہے, یہ کس نے کہا تھا. تو کچھ سوالوں کے جواب آپ کو وہاں سے مل جائیں گے. تو سوال یہ ہے کہ میرا تو خیال ہے کہ شامی صاحب نے باتیں تو ساری کر دی ہیں, انہوں نے کہہ دیا نا. دیکھیں نا, انسیڈنٹ ہوا ہے, اس سے پہلے کے واقعات کچھ سوالات کو جنم دیتے ہیں. انسیڈنٹ سے جو سوالات اٹھتے ہیں وہ ہے, اور پھر پوسٹ انسیڈنٹ جو کچھ ہوا ہے. اور یہ پاکستان کے اندر لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک انفارچونیٹ ہے کہ یہ اگر عمران خان اسیسینیٹ ہو جاتے تو بڑا سمپل تھا کہ جی مذہبی وہ تھا, شدت پسند تھا, اس نے گولی مار دی ہے, ختم ہو گیا, اللہ خیر صلی اللہ, بات آگے چلی جاتی. پلان خراب ہوتا ہے جب اسیسینیشن پلان فیل ہو گیا اور اس کے بعد عمران خان زندہ بچ گئے اور وہ سوالات پیدا ہو گئے جن کے جواب آج ہمیں چاہیے. اور اس وقت انفارچونیٹلی جس قسم کی صورتحال ہے اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے جو ایک پاکستان کے اوپر میں سمجھتا ہوں ایک حملہ ہے, اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو انتشار پھیلانا ہی مقصد تھا اور ایک مقاصد کا حصول تھا. فواد صاحب یہ بتائیں کہ اب جہاں کھڑے ہو گئے ہیں آپ, اس کے بعد قانونی طور پر کیا کرنا چاہیے؟ یعنی قانونی راستہ کیا ہے کہ ماہر قانون دان کے طور پر یہ اس سوال کا جواب دیں. قانونی طور کے اوپر تو دیکھیں نا, بڑی سیدھی بات ہے کہ وہ آپ نے جو پریلیمنری انویسٹیگیشن ہے, پہلے تو دیکھیں 1867 میں پاکستان میں یہ پاکستان پینل کوڈ اور کرمنل پروسیجر کوڈ آیا تھا. 1867 سے یہ قانون ہے کہ جس کمپلیننٹ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے پہلا حق ایف آئی آر کرانے کا اس کو ہے. ٹھیک. سپریم کورٹ نے ارشد شریف کے کیس میں اور عمران خان کے کیس میں یہ 150 سال کا پرانا قانون ہی بدل دیا, اور اب عمران خان ایک کمپلینٹ, ان کی جو کمپلینٹ ہے اس پہ ایف آئی آر ہی درج نہیں ہوئی ارشد شریف. مگر یہ بات تو اب سپریم کورٹ سے ہو کے واپس آ گئی نا. میں یہی تو بتا رہا ہوں نا, شروع تو یہاں سے ہوا. سپریم کورٹ سے کام سے ہمارے کو, سپریم کورٹ کے سارے فیصلے صحیح تو نہیں ہوتے نا جی. سپریم کورٹ کا فیصلہ فائنل ہوتا ہے, صحیح ہونا تو ضروری نہیں ہے. درست ہے, یہ بھی سپریم کورٹ کا لیکن فائنل تو ہو گیا نا. پھر تو پھر آگے پروسیڈ کیسے کریں گے؟ اب پولیس نے جو جے آئی ٹی ہے اس کے بعد چالان ہوگا, وہ چالان داخل ہوگا عدالت میں, یہ کیسے پروسیس ہوگا معاملہ؟ جی پریلیمنری تو انہوں نے کر دیا نا. یہ جو آپ نے ساری پریس کانفرنسز اور خبریں سنی ہیں, یہ بیسکلی تو جو پریلیمنری چالان جے آئی ٹی نے عدالت میں ڈالا ہے اسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ سارے سوالات. اس میں کنکلوڈ کیا جے آئی ٹی نے؟ اس میں جو کنکلوڈ جو کیا ہے وہ یہی جو 7 سوالات ہیں, جب تک ان کی کنکلوژن نہیں ہوتی اس وقت تک کنکلوڈ تو نہیں ہو سکے گا. تو یہ تو تفتیشی ہیں, جو مقدمے کی تفتیش کرنے والے ہیں ان کو ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے ہوں گے نا. بس شامی صاحب ڈھونڈنے تو مشکل ہے نا, کیسے ڈھونڈنے بیچارے جن کا پر جلتے ہوں کہ ایک بڑا دلچسپ اور بڑا تشویشناک نقطہ یہ بھی نا چوہے صاحب کہ جواب جب ڈھونڈنے کے لیے ڈی پی او کے فون کا فرینزک کرنے کا کہا گیا اس نے انکار کیا. سی ٹی ڈی کے ذمہ دار سے جب بات کرنے کی کوشش کی اس نے تعاون سے انکار کیا. تو ان 2 معاملات کے بغیر تو جواب نہیں مل سکتے بنیادی. اور تیسرا بھی ہے جو وہ انٹرنیٹ استعمال کر رہا تھا ملزم, اس کا کہا گیا ایجنسیز کو کہ آپ مہربانی کریں, آپ کے پاس کیپیسٹی ہے, آئی پی ایڈریسز جو ہیں ان کی ہمیں ڈھونڈ کے دکھا دیں. وہ بھی انکار کر دیا گیا کہ وہ بھی ابھی ہم نہیں دے سکتے. اب جیسا یہ 2-3 سوالات اور ہیں, میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں گا تاکہ آپ ہمیں گائیڈ کر سکیں. جب ڈی پی او نے فرینزک نہیں کرایا, تعاون نہیں کیا جو خان صاحب بھی فرما رہے تھے, تو یہ صاحب ابھی بھی وہاں ڈی پی او کیوں ہیں؟ ہاں یہ تو سوال بالکل بنتا ہے آپ کا, اور ایف آئی آر کا نہ ہونا بھی سوال بنتا ہے, اور اس طرح کے یہ سارے سوال بنتے ہیں. بیسیکلی تو دیکھیں نا, جس طرح خان صاحب نے کہا کہ ہمیں تو معلوم حکومت آپ کی, وزیر اعلیٰ آپ کے, اور وہ اس جگہ لگے ہوئے ہیں ڈی پی او جو ان کا اپنا ضلع ہے, اور وہاں پر ابھی تک وہ ڈی پی او ہیں, اس کے باوجود کہ ان کے کہنے پر وہ ریکارڈنگ ہوئی اور پھر انہوں نے تعاون سے بھی انکار کیا. تو یہ تو یک جنبش قلم ان کو ہٹانے کا معاملہ ہونا چاہیے تھا نا. بس دیکھیں نا, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی تحفظ تو دے رہا ہے نا. کون تحفظ دے رہا ہے؟ آپ پوچھ لیں
ये मियां दाऊद की प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने अरेंज कराई थी? आपको बड़े सवालों का जवाब पता चल जाएगा। तो सब जो ही आप भी कुछ पूछकर बता दें हमें, पंजाब हुकूमत से पूछ के बता दें। पंजाब हुकूमत को छोड़ें, आप अपने डायरेक्टर न्यूज से पूछ लें, पास ही आपके नवीद काशिफ को यहीं पे फोन करके पूछ लें। मैं आपसे वो तो डायरेक्टर न्यूज से ऊपर की चीज है भाई। मैं आपको वाजे कर सकता हूं कि मेक श्योर किया मैंने आज प्रोग्राम में कि जहां आपका शॉट चलाऊं, जहां खान साहब की बात करूं, राना सनाब की बात करूं, या मियां मैं तो ये बात नहीं कर रहा। नहीं, जो सवालात हैं उनकी अहमियत से इनकार नहीं है, मगर मेरा सवाल ये है कि आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। अब चालान जो है पुलिस वो इन्वेस्टिगेट करने वाले लोग जो है कब उसे फाइनलाइज करेंगे? मामला तो फिर अदालत में जाएगा ना। नहीं तो नहीं ये बेचारों ने क्या करना है? तो मतलब ये लोग हैं जिन्होंने फैसला करना है पाकिस्तान को आगे कैसे चलाना। तो ये हवा में छोड़ देंगे एक पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, एक पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है। इन्होंने फैसला करना है कि पाकिस्तान को वो आगे कैसे, क्या हमें बर्मा और जो आपने कोई नॉर्थ कोरिया मॉडल के ऊपर हमने उनका थ्योरी, उनका डॉक्ट्राइन पाकिस्तान के लिए ये है, तो पाकिस्तान ऑलमोस्ट उसके करीब है। अगर उन्होंने तब्दीली लानी है पिछले 8-10 महीने की पॉलिसी में और पाकिस्तान को एक डेमोक्रेटिक मुल्क बनाने करना है, वो भी उन्होंने फैसला करना है। मैं और आप तो कमजोर लोग हैं, हमारी तो जाहिर है कोई इसके ऊपर या बात ही जो है वो कर सकते हैं। ये बातें आपकी अपनी जगह जो सब दुरुस्त हैं एतराज़ की सूरत में, लेकिन कमिंग बैक टू दैट थिंग, ये अगर वो डीपीओ चेंज नहीं है या वो ताउन नहीं कर रहा, हुकूमत आपकी, प्रवेले साहब आपकी, तो वज़ीर आला पंजाब जिनको आपकी हिमायत हासिल है, खुल के कहें जी मैंने इसे तब्दील करने की कोशिश की है, मुझे फलान ही नहीं करने दिया, इसमें क्या हर्ज है? उनका हाथ कौन रोक सकता? नहीं, वज़ीर आला पंजाब ने तो उसी वक्त हमें आगे बताया था कि ये FIR नहीं करेंगे, और IG भी नहीं मान रहा, और IG जो है आपको सामने ही है, आपको तो पता ही है कि IG पंजाब जो है उसको तब्दील भी नहीं किया जा रहा था, चीफ सेक्रेटरी को तब्दील नहीं किया जा रहा था। और बहुत पंजाब में हमारी हुकूमत जो है वो तो नाम ही की हुकूमत है ना। अगर जिस सूबे में इमरान खान अपनी FIR नहीं करा सके, वहाँ पे क्या हमारी हुकूमत है? तो बस ये गुजारा टाइप चल रहा है बस। एक और नुक्ता, ये जो आज खान साहब ने खुद इस रिपोर्ट की रोशनी में जो सवाल उठाए हैं बुनियादी, जिसकी वजह से आपको जहमत दी है, क्या यही बयान खान साहब JIT के सामने देंगे या JIT उन तक पहुंची? JIT का तो वो हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारी हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है FIR के लिए। अगर वो हम JIT का हिस्सा बन जाएंगे तो फिर FIR में हमारा केस जो है वो नहीं रहता। लेकिन असूली तौर के ऊपर तो अब भी इमरान खान का जो वर्जन है वो प्रिवेल होना चाहिए, और उसके ऊपर जो है वो आगे बात जो है वो चलनी चाहिए। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये इमरान खान पाकिस्तान का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, इमरान खान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का चेयरमैन है, और इमरान खान एक्चुअली पाकिस्तान के अवाम का नाम है। अब ये पाकिस्तान के अंदर फैसला जो है वो मुख्तदर जो हमारे इदारे हैं उन्होंने अपना फैसला करना है, वो अपना फैसला कर लेंगे तो आगे चलेगी, नहीं होगा तो फिर यहाँ रुक जाएगा, फिर आगे देखते हैं क्या बनता है। ये अगर साजिश थी और अल्लाह ना करे खान साहब को रस्ते से हटाना था और फिर मार्शल लगाना था, जो आपसे मनसूबी एक स्टेटमेंट है, तो उसमें शहबाज शरीफ का क्या फ़ायदा होता? नहीं, ये कल खान साहब की स्टेटमेंट तो खैर नहीं थी, वो गलत चली थी, ऐसा नहीं था। शहबाज शरीफ साहब वगैरह का सिर्फ इस वक्त एक मामला है, और वो मामला उनका ये है कि किस तरीके से हम गवर्नमेंट में जो आए हैं अपने मुकदमे, उनको तो जेल नजर आ रही है, वो तो हर हद तक जाना चाहते हैं, और राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ तफ्तीश में शामिल होंगे तो वो फिर पता चलेगा, हो सकता है वो ना हो, लेकिन वो तो तफ्तीश में शामिल नहीं है ना, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं। अच्छा चौधरी साहब, अब लगे हाथों आज बिलाल वड़ाई साहब आपके साथ आए हैं, लेकिन ये मोमना वही साहब हैं, ये बागी हुई पड़ी हैं, मेरी भी उनसे गुफ्तगू हुई कि मैं वोट नहीं दूंगी, तो ये कुछ लोग मुनहरिफ हो रहे हैं आपकी जमात से इत्मीनान का वोट देने के लिए? देखिए, बात यह है कि ये पाकिस्तान में जो लोटापना है वो बड़ी बुरी तरह मुस्तरद हुआ है। अब तो उसी ने जाना है जिसका पता है, जिसको आगे कि उसका कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं है, और मोमना वहीद को भी मेरा ख्याल है इन्होंने आखिरी एक दफा पूछ लेंगे, उसके बाद जरूरत नहीं है, हमारे साथ 2-3 और लोग भी जो हैं वो आ जाएंगे। हम 180 आप भी तो फिर लोटे बनाने में लगे हुए ना। हम लोटे बनाने में नहीं लगे हुए, हमने उनको नहीं शामिल करना। सिर्फ 2-3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे फॉर एग्जांपल बिलाल वड़ाई जो है ये तो आजाद कैंडिडेट है, तो वो तो हमारे आजाद जो है वो शामिल हुए हैं। अभी तक आजाद है? अभी तक आजाद है, वो नून में नहीं है, नहीं वो नहीं शामिल हुआ, नून लीग में कभी भी शामिल। पहले उन्होंने हमजा का साथ दिया था चौधरी साहब।
हमजा का साथ दिया था, लेकिन नून लीग में वो शामिल नहीं हुए थे। उसके पहले वो उस्मान बुज़दार साहब के साथ ही थे, आज़ादी के साथ दिए थे। ब्रीफ पीरियड के लिए। लेकिन ये जो मोहतरमा मोमना वही साहब हैं चौधरी साहब, ये तो जब से हम जानते हैं ये तो पीटीआई की सपोर्टर जियाली मतवाली और हामी थी, इनको क्या हुआ है? बात यह है कि ये जरदारी एंड कंपनी ने जितना पैसा ले आए हैं उसमें लोगों को ईमान जो है वो डोल जाते हैं। और ये 2 और एमपीएस को भी इन्होंने जो है वो कोशिश की, उनको ऑफर वगैरह किया, वो नहीं माने। लेकिन उसके ऊपर जो है वो ये जो मोमना वहीद और इस टाइप के जो लोग आ जाते हैं, ये पाकिस्तान की सियासत में यही तो प्रॉब्लम है। मैं तो शुरू से खिलाफ हूँ कि खवातीन की नशिस्तें जो हैं ये रिजर्व नहीं होनी चाहिए। आप जो है वो इलेक्ट करवाएं, लोगों को कोटा दे दें, हर 3 मेल सीट्स के ऊपर 1 वुमेन सीट कर दें, लेकिन इस तरह से ये रिजर्व सीट्स का तमाशा खत्म होना चाहिए। चलिए, अब तो मोमना वही तो हमारे साथ नहीं है, वो होती तो उनका वर्जन भी ले लेते हैं। हाँ, लेना चाहिए, बिल्कुल लेते हैं। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जनाब आपके वक्त का। उनका वर्जन ले लेते हैं सर। ये जो इल्ज़ाम है ना, देखिए इल्ज़ाम है, उसको समझना चाहिए ना। चलिए, आपने चूंकि कानूनी नुक्ता एक उठाया था तो हमने जनाब बैरिस्टर साद रसूल साहब को ज़हमत दे रखी है, वो गुफ्तगू सारी सुन रहे थे। साहब खुशामदीद प्रोग्राम में। जी साहब ये बताइए कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई इमरान खान साहब की, उन्होंने यह खिताब कर लिया, उनके हरीफ भी मैदान में आ गए, अब ये करना क्या चाहिए, कोई कानूनी रास्ता क्या है, बात आगे कैसे बढ़ेगी? देखिए शामी साहब, इसके अंदर जितनी इफेक्टिवली जो हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि पिछले कुछ अरसे से जो प्रॉब्लम पाकिस्तान की सियासत और जुडिशरी के अंदर, हमारी अदालत के अंदर और सियासत में चल रही है, वो ये है कि हम सियासी मामलात को अदालती तनाजुर के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और जो कानूनी मामलात हैं उनको सियासी पर्सपेक्टिव के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ये बात हमने देखी कि इमरान खान साहब भी इसी तरह कर रहे हैं अपने तोशाखाना के और दीगर केसेस के अंदर। इससे पहले जब पैनामा के केसेस हुए उसको भी सियासी उस पे महाज पे ज्यादा लड़ा गया और कानूनी महाज पे कम लड़ा गया। इस केस के अंदर भी अगर इसको सिंपली कानूनी तौर पे रखा जाए तो बहुत से तरीके हैं इसको रिजॉल्व करने के। कानून बड़ा सिंपल है, एफआईआर कैसे कटेगी, सेक्शन 154 सीआरपीसी के नीचे एक बयान रिकॉर्ड होगा, उसके बाद पुलिस की कार्रवाई होगी। जितने लोग कहते हैं कि हमें इसके अंदर इंफॉर्मेशन है किसी भी सूरत की, वो शामिल तफ्तीश होंगे। शामिल तफ्तीश होने के बाद पुलिस अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करवाएगी, उसके ऊपर चार्ज फ्रेम होगा। जरूरी नहीं कि जिन लोगों को नॉमिनेट कर रहे हैं कंप्लेनेंट्स यानी इमरान खान साहब जिनको नॉमिनेट कर रहे हैं, उनको एक दफा तो एफआईआर में नॉमिनेट करना कानून की मजबूरी है, लेकिन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के अंदर अदालत अभी तक तो नहीं किया गया ना, उनको अभी तक नहीं किया गया। एफआईआर दर्ज हो गई है जी। मैंने शामी साहब जैसे ये मामला सुप्रीम कोर्ट से भी वापस आ गया है जी। शामी साहब, मैंने जैसे कहा कि इस मामले का सबसे बड़ा मसला ये है कि इसके अंदर जो रिवायती कानूनी तरीका है, किसी भी एक अटेम्प्टेड कहीं पे कोई मर्डर अटेम्प्टेड हो या कोई और क्रिमिनल कार्रवाई हो, तो उसका जो रिवायती तरीका हमारे फौजदारी ज़ाब्ता इखलाक के अंदर लिखा हुआ है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर, उसको फॉलो करने की बजाय इसको कभी सियासत की नजर कर दिया जाता है, कभी इंग्लैंड की नजर कर दिया जाता है, कभी पाकिस्तान की नजर कर दिया जाता है। अगर इन तमाम चीजों को, सियासी बयानात को पसे पर्दा रखे हुए या वो सियासत लोग अपनी करते रहें, अगर जो हमारी रियासत के इदारे हैं सिर्फ कानून की बताई गई एस्टैब्लिश्ड शिकों को फॉलो करें, तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर कंट्रोवर्सी कम होगी। मैं अगर आपसे ये कहूं, अब ये कहें, बताएं मुझे, एक ब्रेक ना ले लें पहले, ये जो फिका है, ब्रेक एक लेने दें, एक ब्रेक ले लेते हैं साहब, तो नाज़रीन मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीराबाद हमला केस है, सवाल उठा रहे हैं जेटी रिपोर्ट की रोशनी में कौन ताउन नहीं कर रहा, किसका दबाव है, सब कुछ पीटीआई के रहनुमा बरमला उसका इजहार भी कर रहे हैं। साद रसूल साहब कानूनी माहिर हैं, उनको ज़हमत हमने प्रोग्राम में दे रखी है। आप कुछ पूछना चाह रहे थे इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ? साद साहब ये बताइए, मैं ये सवाल कर रहा था कि अब कानूनी तौर पर क्या इक़दामात करने चाहिए, क्या सजेस्ट करेंगे आप फ्रीकैन को या जो पंजाब हुकूमत है उसको? देखिए शामी साहब, मैंने जिस तरह ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, इसके अंदर सबसे बुनियादी बात, और कानून बनाया ही इस तरह के मौकों के लिए जाता है जहां पे रियासत के अंदर या मुआशरे के अंदर कंपीटिंग इंटरेस्ट्स हों और कोई एक तरफ खींचातानी कर रहा हो, कोई दूसरी तरफ खींचातानी कर रहा हो, तो
बात बड़ी सिंपल हो जाती है कि यार ऐसे करते हैं कि ना तुम्हारी बात मानते हैं ना मेरी बात मानते हैं, कानून की बात मान लेते हैं। कानून का पर्पस ही ये है कि वो अदालत के अंदर स्ट्रक्चर को, कि वो सोसाइटी के अंदर स्ट्रक्चर को क्रिएट करे। यहाँ से ऑनवर्ड्स भी करने का तरीका सिर्फ तमाम फरीकैन को मैं बसद एहतराम एक ही गुजारिश करूंगा, वो क्या कि वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और पाकिस्तान पीनल कोड जो हमारी ताज़ीरात पाकिस्तान और हमारी ज़ाब्ता अखलाक फौजदारी जो है, इन दोनों को सामने रख लें। जिस तरह उसमें कहा गया FIR काटें उस तरह FIR काट दें, जिस तरह उसमें कहा गया इन्वेस्टिगेशन करें उस तरह इन्वेस्टिगेशन कर दें, जिस तरह उसमें कहा गया चार्ज फ्रेम होगा उस तरह चार्ज फ्रेम। आप इंतहाई सादा मिजाजी से काम नहीं ले रहे? नहीं, देखिए बतौर वकील तो सिर्फ यही बात की जा सकती है। और बाय द वे अब हमारी जामी साहब तकरीबन दुनिया के अंदर कॉमन लॉ सिस्टम को कुछ 450-500 साल हो चुके हैं। 450-500 साल की जूरिस्प्रूडेंस के बाद ये वाले प्रिंसिपल्स डेवलप हुए हैं कि कंप्लेनेंट के कहने पे FIR कटेगी, पुलिस अपनी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करेगी, अदालत के कहने पे चार्ज फ्रेम होगा, फिर एविडेंस रिकॉर्ड होगी। इन प्रिंसिपल्स को जो 450-500 साल से अप्लाई किए जा रहे हैं, इसको फॉलो ना किया जा रहा हो, करना चाहिए। जब फॉलो ना किया जा रहा हो तो फिर कौन है जो मजबूर करेगा कि भाई आप फॉलो करें? देखिए शामी साहब, अगर तो ये फॉलो नहीं किया जा रहा, जो कि नहीं किया जा रहा, तो इनको कुछ थोड़ी सी कोशिश करने के बाद अगर रियासत की मशीनरी और सियासत के जो लोग हैं वो किसी चीज को फॉलो ना कर रहे हो तो आईने पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही तरीका रह जाता है कि आप अदालत से रुजू कर लें उनकी रिट ज्यूरिसडिक्शन में। तो अगर खुदा न खास्ता मामला मजीद खराब हुआ तो दोनों फरीकैन में से जिसको भी खलिश है इस प्रोसेस से, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल ठीक है, शायद इसीलिए खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में कहा कि मैं खलिश तो दोनों को है, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, बयानात जारी हो रहे हैं, ओ भाई एक वक़ुआ हुआ है, दैट इज अ फैक्ट, और वो एक हकीकत है, उसका कोई जिम्मेदार है, उसकी निशानदेही करनी है, उस पर कानून की गिरफ्त होनी है, सीधी बात है। चलिए बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया जनाब। और मैं जी आप बात पूरी करें। आपके तवज्जुह से बात करता चलूं कि शामी साहब आप इस बात से एग्री करेंगे कि पिछले चंद सालों में खास तौर पे जब से हमने कानूनी मामलात को सियासत की भेंट चढ़ा दिया, उस वक्त से सियासत के अंदर तो जो गड़बड़ हुई सो हुई, हमारे जुडिशल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी भी आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर कम होती जा रही है। लोग ये कह रहे हैं कि वकूआ हुआ, FIR नहीं कट रही, जहाँ पे वकूआ हो जाता है वहां पे बंदे रिहा हो जाते हैं, कोई एविडेंस नहीं प्रॉपर प्रोड्यूस और वो भी साबिक वज़ीर आज़म नहीं हो रही। और ये वाला केस क्योंकि सारी दुनिया देख रही है, सारा मुल्क देख रहा है, तो इतना ही ज्यादा जरूरी है कि कम से कम इसमें प्रोसेसेस पूरे हों ताकि लोगों का, आवाम का, हमारे जुडिशल बहुत बहुत शुक्रिया जनाब साद रसूल साहब, आपने हमें वक्त दिया। आपने जब फवाद चौधरी साहब से शाम साहब हम बात कर रहे थे तो मुमना वहीद साहबा का जिक्र हुआ जो रुकने पंजाब असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यहाँ पंजाब से, तो उन्होंने ये कहा है, मेरी उनसे आज फ़ोन पे बात भी हुई कि वो मात का वोट नहीं देंगी, PTI से नाला दिखाई देती हैं। तो फवाद चौधरी साहब ने उनका जिक्र किया तो आपने मुझे कहा कि अब ज़रूरी है कि उनकी बात सुनी जाए वरना ये तो एकतरफ़ा बयान है। तो मुमना साहब बहुत खुश शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप PTI से क्यों नाला हैं, क्या वजह बनी कि आप तो उनकी बड़ी सपोर्टर थी फॉर एजेस? उनके टिकट पे मुंतखब नहीं हुई। मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगी। जी फरमाइए। PTI से मैं बिल्कुल नाला नहीं हूँ, मेरी 15 साल की रफाकत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्तगी है मेरी, और मैं ग्रास रूट लेवल से मैंने काम शुरू किया। बिल्कुल ठीक बात है। और बात यह है कि अगर पार्टी पॉलिसी से कोई इख्तलाफ करता है कारकुन, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसके ऊपर गद्दारी का टैग लगाएं और आपका अपना ही सोशल मीडिया उसको एक ट्रायल में डाल दे, एक ऐसा ट्रायल जिसका कोई आम इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, एक पॉलिटिशियन भी नहीं कर सकता। हालांकि पॉलिटिशियंस को बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ता है, गलत गलत इल्जामात का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो कल्ट अब सामने आया है ये मेरे लिए इस कदर तकलीफ दे है कि मेरी बात को समझे बगैर एक परसेप्शन जो बनाई गई है वो ये कहते है हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने काबू किया है, कोई लेन देन किया है, पैसों की इल्जाम लग रहा है। देखिए अगर लेन देन के मामला करने होते ना तो आज से पहले जब अप्रैल में ये मूवमेंट शुरू हुई थी उस वक्त बहुत अच्छा मौका था, लेन देन के मामला तब क्यों ना कर लिए। दूसरी बात ये कि ये जो लोग कह रहे हैं ना कि मंडियां लग गई हैं, ये हो गया वो हो गया, लगी होगी,
میرے علم میں نہیں ہے. لگی ہوگی, میں انکار نہیں کر رہی, میں ان سے اختلاف نہیں کر رہی, یعنی آپ کو لگی ہوئی ہے. آپ کو اعتراض کیا ہے یا شکایت کیا ہے؟ شکایتوں کے تو انبار ہیں, لیکن چیدہ باتیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں, جن میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے 2 بار ان پہ بھروسہ کیا. پاکستان تحریک انصاف نے 10 سیٹوں کے ساتھ کوئی بھی اسپیکر پروونشل اسمبلی الیکٹ نہیں ہوتا. پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ سے, ان کے بھروسے سے انہیں ہم نے اسپیکر بنایا. جب اسپیکر بنایا اس وقت بھی عدم اعتماد آئی. چلے چیئرمین نے کہا کہ اب ہم ان کو سی ایم نامینیٹ کرتے ہیں. ہاں, چیئرمین کا فیصلہ سر آنکھوں پہ. ہم نے کتنی لڑائی نہیں لڑی, ہم نے کیا کچھ نہیں کیا ان کے لیے, مقدمات کا سامنا کیا, مار کھائی. اچھا, ایک بڑا ہم نقطہ شاہم صاحب اس کا اگر آپ اجازت دیں, کیونکہ بریک بھی آ گئی. مومنہ صاحبہ, یہ آپ کے علاوہ بھی کچھ اور آپ کے دوست ہیں جو آپ کے حامی اور ووٹ نہیں دینا چاہتے؟ there are so many people, لیکن اندازاً تعداد کیا ہوگی مومنہ صاحبہ؟ مفادات ہیں, لوگوں کو ٹکٹیں چاہیے, لوگوں کو سیٹیں سیکیور کرنی ہیں, اور ہو سکتا ہے وہ نہ بولیں, لیکن آپ نے میری پوری بات نہیں سنی. بات یہ ہے کہ میرا صرف اور صرف یہ نقطہ نظر ہے کہ سی ایم کے ہوتے ہوئے سی ایم کے گھر میں ہمارے چیئرمین کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے, 4 گولیاں ان کو لگتی ہیں. آج انفارچونیٹلی ایک المی, اور میں اس کی معذرت بھی آپ سے کرتا ہوں کہ آج ہمارا پروگرام جو ہے نا وہ خان صاحب کی پریس کانفرنس پہ تھا, تو وقت میرا جو آپ سے طے تھا اس کے مطابق, اس کے برعکس میں نے یہ موضوع بھی لیا ہے. انشاءاللہ آپ سے کسی اور روز بات ہوتی ہے. آپ کا شکریہ. ایک بریک ناظرین. یہ ہے سر صورتحال. اس میں ہم نے جو آج خان صاحب کو ایک ریلیف کی صورت بھی ملی ہے, لاہور ہائی کورٹ سے جو الیکشن کمیشن کو ان کے خلاف کارروائی سے روکا ہے. پھر یہ متحدہ کا بہادر آباد میں ہنگامی اجلاس, جواد حسن صاحب نے الیکشن کمیشن کو روک دیا ہے کہ خان صاحب کی جو چیئرمین شپ ہے اس کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہ کرے. ایک دوسرا ایم کیو ایم کا ذکر بھی آج کرنا تھا, وہ دھڑوں میں بٹی متحدہ جہاں متحد ہو رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ سراپا احتجاج ہونے کے لیے پر بھی تو رہی ہے اور تیاری کر رہی ہے. کراچی میں بھی کرنا اور حیدرآباد میں بھی کرنا. ایک عام مدعا تھا, اس پہ اگلے پروگرام بات ہوگی. اسلامی کا دھرنا بھی ان کا بھی ہے, جو آج ذوالفقار علی بھٹو ہونے والا ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جنم دن ہے اور قاضی حسین احمد صاحب کی برسی ہے. قاضی حسین احمد صاحب کی برسی کل ہے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. جماعت اسلامی کے بڑے متحرک امیر تھے, اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں وہ تو آپ ان سے اختلاف کریں یا اتفاق کریں, ہماری سیاست میں آج بھی ان کا کردار ہے, اور پیپلز پارٹی ایک پوری طاقت سے موجود ہے. تو بہرحال قاضی صاحب کا بھی آج, تو قاضی صاحب جو ہیں وہ بھی جماعت اسلامی کے تیسرے امیر تھے, مولانا ابوالعلا مودودی, میاں طفیل محمد. اور قاضی صاحب انہوں نے بہت کوشش کی جماعت اسلامی کو ایک عوامی رنگ دیا جائے, اور پھر مذہبی جماعتیں جو ہیں ان کے ساتھ تعلق جوڑا اور ان کے قریب لے کے آئے جماعت اسلامی کو. تو ان کی بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے, بڑی سرگرمی انہوں نے دکھائی. پھر جہاد افغانستان کے دوران بڑا کردار ادا کیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے نقطہ نظر میں اگلے ہفتے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.